जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र का भी उदय हुआ। इसमें लोगों की समझ बदलने लगी। लोगों ने अपनी पहचान किस बात से परिभाषित किया, इस चीज़ को हमने देखा। उनके राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा और नए प्रतीक और चिन्ह तथा गीत और विचारों का प्रयोग होने लगा। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया गया। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पे जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था उस समय, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, और उसके लिए नेतृत्व की ज़रूरत थी। गांधी जी उस समय अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, लोगों को इकट्ठा किया। हम लोग इस पाठ में यही बताएंगे और पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो इसका पहला भाग जो आता है उसमें दिया हुआ है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इस चीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय इतिहास का स्वरूप बहुत ही बड़ा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ा शक्तिशाली और विकसित देश था। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। जैसे हम लोग प्राचीन काल, मध्यकाल को इतिहास में देखते हैं तो उस समय का यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य प्राचीन काल में और दिल्ली सल्तनत जो है ये मध्यकाल में इनका शासन था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार आपकी आ गई, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई और उसने जो है यहाँ पे सेना को लाके उनकी छावनी डाल दी, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहीं से अब अंग्रेज़ों का जो है भारत के ऊपर आधिपत्य शुरू हो गया, जिससे ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस अध्याय में हम 1922 के दशक से आगे या उसके पहले थोड़ा सा देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। और 1922 के दशक से आगे भारत में स्वतंत्र आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था और इस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, जिससे अंग्रेज़ों के रक्षा व्यय खर्च में भारी इजाफा हुआ। इसकी भरपाई के लिए कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। जैसे जब युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने जो था वो कर्ज लिया, लोगों के ऊपर कर की वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ गया, आयकर प्रारंभ कर दिया गया, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय भारत एक गरीब राष्ट्र था। अंग्रेज़ों के शासन के समय भारत की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। 1913 से 1918 के बीच जो सामान थे उनके दाम दोगुने हो चुके थे। गांव में सिपाहियों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। यह वही समय था जब फसल बर्बाद हो चुकी थी। 1918 और 1920-21 के आसपास जो है अकाल पड़ गया और आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, जिससे और ज़्यादा असर पड़ा, जिससे खाने की सामग्रियों में भारी कमी आ गई
उसी समय एक फ्लू नाम की बीमारी थी, महामारी थी, वो फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक, जैसे हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो जब 1981 में जनगणना की गई तो उस समय इस महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग जो है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि 120 से 130 लाख लोग जो है वो मारे गए। लोगों को ऐसा विश्वास था कि युद्ध के खत्म होने पर उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब लोगों ने ये सोचा कि जब विश्व युद्ध खत्म होगा तो उस समय भारत स्वतंत्र हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, भारत के ऊपर से अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी आ गए। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया उसमें उनका सबसे पहला आंदोलन जो था वो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए। वहाँ उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका के नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। नस्लभेदी का मतलब था जैसे वहाँ पे गोरे और कालों का भेद किया जाता था, श्वेत अश्वेत, या जिनके पास पैसा था उनको अलग महत्व दिया जाता था, जो लोग गरीब थे, मजदूर वर्ग जो था, उनको अलग तरीके से देखा जाता था। तो गांधी जी ने ये बीच की दूरी को कम करने के लिए वहाँ पे एक आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने 1916 में चलाया वो बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया था। बागान की व्यवस्था, जैसे पीछे क्लास में हमने पढ़ा था, बागान की व्यवस्था कर दी गई थी। बागान का मतलब होता था कि जैसे एक घेरा या चारदीवारी बना दी गई और उसमें जो है मज़दूरों को रख दिया गया। जो मज़दूर उसके अंदर चला जाता था उस मज़दूर को बाहर निकलना असंभव था। और ये इसीलिए जो है गांधी जी ने वहाँ चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसी तरीके से 1917 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में के किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया गया। फसल खराब हो जाने और फ्लू की महामारी के कारण खेड़ा ज़िले के किसान लगान चुकाने के हालत में नहीं थे, और जब फसल बर्बाद हो जाएगी, कर बढ़ जाएगा, तो किसान कर नहीं दे सकता था। इसलिए गांधी जी ने उसका आंदोलन करना शुरू किया। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। मतलब वो ये नहीं कहते थे कि हमको एकदम पूरी छूट दी जाए, मतलब वो कहते थे हमको छूट दिया जाए और ये लगान हमसे बाद में लिया जाए। 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया और इसका मुख्य मुद्दा था मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए था, क्योंकि मजदूरों को उस समय बहुत कम वेतन दिया जाता था और उनसे काम काफ़ी लिया जाता था। तो गांधी जी ने यहाँ पे जो आंदोलन चलाया वो एक अलग तरीके का आंदोलन था। इसमें मजदूरों के हित की बात उन्होंने की और कहा कि मजदूरों का वेतन बढ़ना चाहिए। हम लोग जान लें सत्याग्रह क्या चीज़ है। सत्याग्रह, जैसा कहा, सत्य और आग्रह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब जो भी काम आप कीजिए वो सत्य, उसमें सत्यता होनी चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, आप सही हैं, तो आपको संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ करना पड़ेगा, और जो आपको उत्पीड़ित कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको मुकाबला करना है, और इसके लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यहाँ पे हिंसा और अहिंसा दो शब्द है।
हिंसा का मतलब होता है मतलब हम आक्रामक हो जाएं, किसी को मार दें, किसी को पीट दें, ये हिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा ना किया जाए और उसके सहारे ये संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। फिर आता है इसी में रॉलेट एक्ट। 1919 में एक कानून पारित किया गया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था, और ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस कानून को पारित किया गया। और इसी रॉलेट एक्ट कानून को ही काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत सरकार को राजनैतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनैतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। मतलब इसमें अब कहा गया कि भारत में जो लोग राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं उनको आप पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, या जो कैदी हैं उनको जेल में 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद रखा जा सकता है। गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि आंदोलन जो हो वो सत्याग्रह पे आधारित हो और वो अहिंसात्मक आंदोलन हो, उसमें किसी तरीके की हिंसा ना हो। इसीलिए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और ये 6 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई। रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने जिन लोगों ने भाग लिया उन लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, सभी लोग हड़ताल पर चले गए, सब काम धाम लोगों ने छोड़ दिया। अमृतसर, पंजाब में ये एक जगह है, अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जब लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया तो लोगों को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। लोग शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर जा रहे थे, लेकिन जो उनका जनरल था उसने आदेश दे दिया, लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, बहुत से लोगों की उसमें जानें गईं। इसके बाद ये आंदोलन और तेज़ी से फैलने लगा। अब लोगों ने जो सरकारी चीज़ें थी उन पर लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोग बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। इस पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि मिलिट्री शासन लागू कर दिया गया। मतलब अब देश का शासन जो है वो सैनिकों के हाथ में चला गया और जो मिलिट्री का सबसे उच्च अफसर होता था उसको इसका मुख्य बना दिया जाता था। और उस समय भारत का जो मुख्य था जनरल, उसको जनरल उच्च पद जो जनरल का था, जनरल के पद पर उस समय डायर नाम का एक अधिकारी था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। ये मैदान चारों तरफ से घिरा हुआ था। मतलब घिरने का मतलब था कि जैसे बाउंड्री बनी हुई थी और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जो जनता इकट्ठी हुई थी उनको ये जानकारी नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लागू हो गया है। इसके बाद उसके सिपाहियों ने, जनरल डायर जो था उनके सिपाहियों, उसने आदेश दे दिया कि भीड़ के ऊपर गोलियां चला दी जाएं। और इस क्रांतिकारी घटना में बहुत से लोगों की जानें गईं, बहुत से लोग मर गए। वहीं बीच में एक कुआं था, लोग कुएं में भी कूद गए जिसमें लगभग 100 लोगों की जानें चली गईं। अंग्रेज़ों के ऐसा करने का एक ही मकसद था कि उनका डर भारतीयों पर कायम रहे ताकि वे भविष्य में कभी इस तरीके से विरोध ना करें। ये सब करने का मुख्य कारण जो कहा गया वो ये था कि भारतीय जनता जो है वो अंग्रेज़ों से डरने लगे और इस तरीके के जुलूस में वो शामिल ना हो। परंतु भारतीयों ने जितने भी सरकारी इमारतें थीं उस पर हमला शुरू कर दिया। जब गांधी जी को पता चला
कि सत्याग्रह आंदोलन को लोगों के द्वारा नकारा जा रहा है, तो उन्होंने सत्याग्रह को वापस ले लिया। मतलब इस तरीके से गांधी जी ने, हमने देखा कि 7 जो है वो सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसमें रॉलेट एक्ट कानून के बाद उसमें जो घटना घटी, उस घटना के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद आया असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1919 में लिखा था, उसमें कहा था कि भारत में ब्रिटिश राज भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज राज जो स्थापित हुआ, उसमें भारतीयों का या यहाँ के राजाओं का बहुत बड़ा योगदान था। और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब यहाँ पे स्वराज शब्द जो है, ये स्वराज का मतलब होता है स्वराज्य, अपना राज्य, मतलब स्वतंत्रता। अब हम स्वतंत्रता की मांग यहाँ पे करने लगे, और इसके लिए गांधी जी ने कहा कि हमको अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है, क्योंकि उस समय बहुत से भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। जैसे जो सरकारी पद थे या सेना में या और भी जो पद थे, उनमें भारतीयों की नियुक्ति थी और वो लोग अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। इसी के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, और इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी पूरे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जो आंदोलन हो रहा था उसमें मुस्लिम वर्ग जो था वो इस गांधी जी के द्वारा जो पहले आंदोलन किए गए उसमें उन लोगों का सहयोग उतना नहीं था। तो गांधी जी ने सोचा कि मुसलमानों को भी या देश की पूरी जनता को एक साथ ले चलने का काम है, और इसके लिए उन्होंने लोगों ने, जो उनके नेता थे, उनसे उन्होंने बात करना शुरू किया। और इस उद्देश्य के लिए गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो उस समय मुस्लिमों के जवान राजनीतिक नेता थे। गांधी जी ने उनसे असहयोग आंदोलन के बारे में बात की और उनको मुस्लिमों का सहयोग मिल गया, और इस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी बड़ा योगदान था, इसीलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उस समय खलीफा इस्लामिक विश्व का प्रमुख था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देना चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई।